इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की देवबंद नगर कमेटी की तरफ से मोहल्ला बटजाउल हक में हाजी जमालुद्दीन अंसारी के मकान पर एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप का उद्घाटन हिंद नर्सिंग होम सापला रोड देवबंद के डायरेक्टर समाज सेवी खालिद हसन अंसारी व ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज अहमद अंसारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस मौके पर हाजी मोहम्मद यासीन अंसारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खास मेहमान की हैसियत से मौजूद कॉन्फ्रेंस के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद इमरान अंसारी, नेशनल सेक्रेटरी जनरल अब्दुल रशीद अंसारी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हसन आरिफ अंसारी, राष्ट्रीय खजांची मुजीब खालिद अंसारी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद गुलफाम अंसारी, दिल्ली स्टेट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक अंसारी व जिला अध्यक्ष सलीम अहमद अंसारी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सामान्य रोगों से पीड़ित 190 महिला, पुरुष व बच्चों की जांच व दवाइयां भी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से फ्री उपलब्ध कराई गई। इस मेडिकल कैंप में उमंग हॉस्पिटल रुड़की के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राशिद अली MBBS DCH तथा डॉक्टर सबा अंसारी और सहारनपुर के डॉक्टर मोहम्मद हारिस MBBS व डॉक्टर श्रीमती गुलफशा और खतौली के डॉक्टर शुएब अंसारी और डॉक्टर फरहा अंसारी ने मरीजों का मुफ्त इलाज किया। इस मेडिकल कैंप में डॉक्टर फैजान अंसारी, डॉक्टर शब्बीर अहमद करीमी व डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अंसारी ने भी अपनी निःशुल्क सेवाएं दी। यह कैंप ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस देवबंद नगर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद नसीम अंसारी एडवोकेट, महामंत्री डॉक्टर शहजाद अंसारी व कोषाध्यक्ष डॉक्टर शब्बीर अहमद करीमी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कैंप के बाद इद्रीस अंसारी के निवास पर हाजी मोहम्मद यासीन अंसारी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसका संचालन कमेटी के नगर अध्यक्ष मोहम्मद नसीम अंसारी एडवोकेट ने किया। हजरात, अपनों के साथ बैठने का मतलब ये होता है कि हम अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो जमीन हमारे नीचे से खिसक रही है उस पर तबादला ख्याल करेंगे। मैं यूपी में और यूपी के बाहर जहां भी अपनों के बीच गया एक ही बात को उठाता हूं कि साथियों, आज की ये नस्ल जिसे मैं भी हूं और बुजुर्गियत में हम लोग आने लगे, पहली नस्ल लगभग समाप्ति की हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। वो बुजुर्ग जिन्हें हम जाहिल बुजुर्गों के नाम से जानते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि एक अल्लाह की गोलक रख दो और एक जुलाई की रख दो तो अल्लाह की खाली रह जाएगी। ये दूसरी जात के लोगों ने एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए बनाया था। मेरी नज़र में वो ज़्यादा अच्छे थे। वो अपनी एकता की बुनियाद पर अपनी बिरादरी को एक रखकर उत्तर प्रदेश के अंदर, जब मेरे वालिद पहली बार विधायक बने तो 16 MLA उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करते थे। लेकिन आप जानते हैं आज तलाशना पड़ता है कि आपका कोई बंदा उसमें है या नहीं। वो कौम क्या तरक्की करेगी जिसकी सत्ता में भागीदारी ना हो। आज के दौर में चमत्कार को नमस्कार है, अदरवाइज कुछ नहीं। समाज हमेशा पावर से चलता, वेलफेयर से नहीं। वेलफेयर के काम हमारे मजहब ने हमें सिखाए, हम बराबर करते चले आ रहे हैं। कोरोना देश में आया, न सिर्फ हमारे मदारिसों ने रोल अदा किया, बल्कि हमारी कौम के बहुत लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए मैदान में कूदे हुए थे। लोगों को दफन करने से लेकर उनके इलाज तक की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर शहर शहर में उठाए हुए थे। लेकिन वो जमीन आपके पास अभी भी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि पावर को इस्तेमाल करो, पावर को हासिल करो। और वो पावर कैसे हासिल होगी? कहीं से भी, कैसे भी, किसी भी पार्टी से, हर कीमत पर जो है वो आप हाउस के अंदर अपने लोगों को चुनकर भेजिए। आपके सब याद होगा जब शाहबानो केस आया, वो मोमेंट किसी शहर से शुरू हुआ था जिसे हम दारुल उलूम देवबंद कहते हैं। पूरे भारत में सारे मुसलमानों ने एक आवाज देकर कहा था कि हम शरीयत में मुदाखलत नहीं चाहते। अगर इस देश के अंदर 58 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमान न होते और आज के हिसाब से 18 या 17 मुसलमान होते तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं था। और शरीयत ने राजीव गांधी को मजबूर कर दिया उन MPs ने। मुझे याद है बीजेपी का वो दौर जब सिकंदर बख्त नाम का एक MP दिल्ली के अंदर राज्यसभा में हुआ करता था। आरिफ मोहम्मद खां की बेपनाह मुखालफत के बावजूद इसी अंसार बिरादरी के लीडर ने, जिसे हम ज़िया बाबाई कौम ज़िया रहमान अंसारी के नाम से जानते हैं, उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत को हिलाया
बल्कि कानून भी बनवाया, मजबूर कर दिया कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट को कि वो एक कानून बनाए कि शरीयत में कोई चेंज नहीं होगा, उसके बाद कोई कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला नहीं ले सकता। हमने न सिर्फ मजहब की लड़ाई लड़ी, अभी अभी आप देखें सीए और एनआरसी का दौर चला, कौन सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ा, किसकी हिम्मत थी कि योगी सरकार से लड़ते। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोलेंगे, एनआरसी सीए का मुकदमा खोलेंगे, तो मैं दावे से आपको ये फख्र होगा कि उसकी लड़ाई लड़ने वाला भी एक अंसारी था जो मेरा छोटा भाई था परवेज आरिफ टीटू। कि मोमिन कॉन्फ्रेंस ने आजादी के वक्त में जिस तरह से टू नेशन थ्योरी का विरोध किया, पाकिस्तान का विरोध किया, जिन्ना का विरोध किया, और हम लोगों ने पाकिस्तान जाने से इनकार किया, हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि समझ करके यहाँ हम डटे रहे। यही वजह है कि हिंदुस्तान केवल मोमिन कॉन्फ्रेंस और मोमिनों के नाकाम की वजह से जो लोग नहीं गए, तादाद मुसलमानों की यहाँ रही और आज हिंदुस्तान सेकुलर है, तो वो मोमिन कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा देन है उसमें। अगर मोमिन कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, लीडरों ने आह्वान नहीं किया होता, हमारी तादाद आधी अगर पाकिस्तान चली गई होती, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र उसी वक्त घोषित हो गया होता। लेकिन मोमिनों की, अंसारियों की बहुत बड़ी देन है, आज हम सेकुलर हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस के हर फर्द को अंतिम तक सेकुलर रहना है। हमें किसी भी हाल में कॉम्युनल नहीं होना है। हमें अगर आरएसएस का विरोध करते हैं, बहुत से लोग मुसलमान खुल करके आरएसएस का विरोध करते हैं और ओवैसी का सपोर्ट करते हैं, तो जब आप ओवैसी का सपोर्ट करेंगे तो आरएसएस का विरोध किस बिना पे करेंगे भाई? अगर वो केवल मुसलमान की बात करेगा, वो केवल हिंदू की बात करेगा, दोनों की कैटेगरी तो एक है। आप इस चीज को समझ लीजिए। हमने भी उस वक्त मुस्लिम लीग का विरोध किया, हमने उस वक्त जिन्ना का विरोध किया, हमने पाकिस्तान का विरोध किया, टू नेशन थ्योरी का विरोध किया। इसलिए हमें सेकुलर, क्योंकि हमें हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट है, एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमें हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर बन करके ही कामयाब हो सकते हैं। अगर आप सेकुलर रहेंगे तो आपके साथ दूसरे लोग भी आपका साथ करेंगे, देंगे, और दिल के साथ बिल्कुल मिलकर के आपके साथ चलेंगे। लेकिन आप जिस तरह से अगर आप बात करेंगे, कॉम्युनल बात करेंगे और केवल मुसलमानों की बात करेंगे, तो आपको बहुत आगे चलने में दुश्वारी होगी। मैं बार बार अपने लोगों को भी कहता हूं कि अपने सभी लोगों को, हम जब अगर सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे, तभी हम, इतनी बातें हुई पावर कॉरिडोर में जाने की, तभी हम पावर कॉरिडोर में एंटर कर सकते हैं। हम 2, 4, 5, 10, 12%, 20% से असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकते हैं। हमें अपने साथ साथ उन लोगों को भी, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी साथ लेके चलना है, उनके साथ भी मिल करके चलना है, उनके साथ भी बात करना है, उनको साथ बताना है कि भाई ये जो भ्रम दूसरे पार्टी जो वाले जो देश में जो जात और जो खास तौर से जो रिलीजन के नाम पे बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हिसाब से चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आदेश है, जो सेकुलरिज्म सोशलिज्म का है, उस पर हमें चलना चाहिए। और एक सही मानों में अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी के अंदर जो सेकुलरिज्म का जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिना भेदभाव के, बिना धर्म के नाम पे भेदभाव के हम अगर आगे चलें, तभी हम आगे मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कहने के लिए बात ये आसान बहुत है, कहने के लिए बात ये आसान बहुत है। इस दौर में थोड़ा सा भी ईमान बहुत है, इस दौर में थोड़ा सा भी ईमान बहुत है। और दुनिया की किताबों की तरफ किस लिए देखूं, दुनिया की किताबों की तरफ किस लिए देखूं? मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है, मेरे लिए अल्लाह का कुरान बहुत है। कुरान की तालीमात में हर चीज़ महफूज है। इत्तेहाद और इत्तफाक, जो सबसे पहली कड़ी जो तालीम हमें मिलती है, वो कुरान से मिलती है। आज के इस पुरवकार महफिल की, जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के एक अजीम ये शहर, तारीखी शहर देवबंद के अंदर आज ये मीटिंग जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की जो बैठक हुई है, उसके जो सदर मोहतरम हैं जनाब हाजी साहब,
यहाँ तशरीफ फरमा दिल्ली से मेरे साथ तशरीफ लाए ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम जनाब फिरोज अहमद एडवोकेट साहब, सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ, जो बहुत ही आपने अभी सुना कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक ऐसी पोस्ट के ऊपर रहे और आज वो हमारे साथ बिरादरी के ताल्लुक से बैठे हैं। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। जनाब अब्दुल रशीद अंसारी साहब हमारे बीच में, यहाँ उत्तर प्रदेश के ताल्लुक आपने पहले सुना उनका, हमारे साथ उनके वालिद खुर्शीद अंसारी साहब जो एक मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की अंसारी बिरादरी की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। उनके साहबजादे जनाब हसन आरिफ अंसारी साहब और जनाब गुलफाम रेंजर साहब, आप सब जानते हैं उनको, सहारनपुर से तशरीफ लाए हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। सबसे बड़ी बात जो आज मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारे बहुत पुराने साथी डॉक्टर नसीम अंसारी एडवोकेट नसीम अंसारी साहब और उनके तमाम साथियों ने जो आज ये महफिल का एहतमाम किया और जो ये आपने देखा कि कैंप लगाया, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और तमाम हमारे साथी दिल्ली तशरीफ लाए डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब, मुजीब खालिक साहब और उत्तर प्रदेश के और जगहों तशरीफ लाए, सबका मैं खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत उन सबको यहाँ आने के लिए उनका शुक्रगुजार। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आपके बीच में आई, मैं बस चंद बात आपसे कहूँगा। इत्तेहाद के ताल्लुक से अगर हम बैठ के कोई भी काम करेंगे नेक नियत के साथ तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जहाँ तक ताल्लुक है हम लोगों का कि किस तरह हमारे अंदर जो हमारी बिरादरी के अंदर शऊर आए, कौन सा शऊर, जो सियासी शऊर मैं कहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है आज के दौर के अंदर। आजकल कंपटीशन का दौर है और एजुकेशन का दौर है। अगर आप अच्छे बच्चों को, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे और गवर्नमेंट की सहूलियात का इस्तेमाल करेंगे तो उसे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं अपनी फैमिली का मामूली सा ये बता दूं कि मेरे बाद मैं खुद होम मिनिस्ट्री में था और ऐसे जगह था, इतनी सेंसिटिव पोस्ट पे था वीआईपी सिक्योरिटी में कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मेरिट के बेसिस पे होम सेक्रेटरी ने पसंद किया और ऐसा चार्ज दिया कि बहुत ही सेंसिटिव चार्ज था। मेरे बच्चों में एक ज़रूर गवर्नमेंट सर्वेंट है, बाकी मेरिट पर माशाल्लाह अच्छी कंपनियों में हैं और 2 बच्चे आज यूएसए में हैं। और भी मेरे रिश्तेदार हैं, मैं देखता हूँ कि अगर मेरिट पे आपने तालीम हासिल की है तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाइए। गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे स्कॉलरशिप की स्कीमें हैं, इस गवर्नमेंट ने जब से ये मिनिस्टर आई है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप करीब ख़त्म कर दिया, लेकिन पोस्ट मैट्रिक है, मेरिट कम बेस है और है, मौलाना आज़ाद की स्कीमें हैं और लोन देने की स्कीमें हैं। उनको पढ़िए, उनके वेबसाइट पे जाइए और उनका फ़ायदा उठाइए।